ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे अभी मॉर्निंग में हमने वीएन मेथड पढ़ा था तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 55 प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो 56 पे आते हैं। जिसको अभी तक नहीं समझ आया वो अभी जो प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें समझने की कोशिश करे। ठीक है, देखो मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, इसको करना है। वीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, वीएन मेथड में क्या बताया था कि हमें जो भी प्रॉब्लम दिया जाएगा उसके समेशन को हमें ब्रेक करना होगा एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर में। तो एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर या एफ ऑफ आर प्लस टू माइनस एफ ऑफ आर का समेशन बनाएंगे। फिर अकॉर्डिंगली अगर एक का गैप है तो एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म बचेगी विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। अगर दो का गैप है तो दो फर्स्ट टर्म और दो लास्ट टर्म बचेंगे विद देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रॉब्लम 56 है मेरे पास। हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। ठीक है, निकालो, एक बार ट्राई करो क्या आ रहा है इसका आंसर। सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जल्दी जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करो तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला टॉपिक। गुड आफ्टरनून बेटा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, वीएन मेथड का क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर अभी तक? चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो इन प्रॉब्लम्स में क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये प्रॉब्लम वैसे ही बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर को देखो एक बार। उमंग का आंसर नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है मेरे ख्याल से। गलत है उमंग आपका आंसर ना। अभी देखते हैं, चलो। देखो अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है, नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस कितना है? 4 - 1 = 3। हाँ आप ट्राई करते रहो बेटा, आप मतलब पैरेलल में मेरी बात मत सुनो, आप ट्राई करते रहो। 9 - 4 = 5, 16 - 9 = 7। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम ऐसे हैं कि भाई जो नीचे वाले टर्म्स है उन्हीं का डिफरेंस आपका ऊपर बन रहा है। तो इनको बिना वीएन के भी वैसे हम कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट वो होगा मतलब वीएन मेथड ही होगा एक्चुअली में ना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं इसको वीएन से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका टीआर लिख रहा हूँ। सुनो अब सब लोग ध्यान से, टीआर क्या होगा इसका। जो फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर आएगा R² इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखने पे समझ आ रहा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ऊपर क्या टर्म आएगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस है, ऊपर बेसिकली 2r+1 है। तो 2r+1 बाय आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये टर्म है मेरे पास। अब आप देखो आर की वैल्यू रख के चेक करो। खुशी का आंसर है 1+। थोड़ा सा गड़बड़ है खुशी, इसमें 1+ नहीं आएगा शायद, डिफरेंस आएगा ना, 1- आएगा यहाँ पे। चलो अब देखते हैं, सब लोग अब इधर ध्यान दो। ये समझ आ गया सबको? अब देखो आर को 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। आर को 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। आर को 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 7/3 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा जो एस एन हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ आर वन टू एन आर प्लस वन का होल स्केयर माइनस आर स्केयर अपॉन आर स्केयर इंटू आर प्लस वन का होल स्केयर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो आर मेरे पास आ जाएगा वन टू एन वन डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन का होल स्केयर। ये भी समझ आ गया होगा, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करेंगे तो आर प्लस वन का होल स्केयर कट जाएगा, ठीक है, और इधर अलग करेंगे तो वन बाय आर आर स्केयर कट जाएगा, वन बाय आर प्लस वन का होल स्केयर आएगा। अब देखो, ये अगर आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस वन है, तो यहाँ पर एफ ऑफ आर आपका किसके बराबर आ रहा है, वन बाय आर स्केयर के बराबर आ रहा है बेटा। अब आर की जगह अगर आप आर प्लस वन लिखेंगे तो ऑब्वियस वन बाय आर प्लस वन का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या टर्म बनेगी, अब वन किस में जाएगा, वन इसमें जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर में पहली टर्म है, एन आपका इसमें जाएगा पीछे वाली टर्म में, तो क्या बन जाएगा, वन बाय वन स्केयर माइनस वन बाय एन प्लस वन का होल स्केयर। क्या टर्म बन जाएगी हमारे पास, एन प्लस वन का होल स्केयर माइनस वन बाय एन प्लस वन का होल स्केयर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा एन स्केयर प्लस टू एन, वन वन कट जाएगा, अपॉन एन प्लस वन का होल स्केयर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। जिसको नहीं समझ आया मुझे बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खुशी आपका सही था। जिसको क्लियर हो गया जल्दी से ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। विधि, अब देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है, अगर स्टिल अभी नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन तो फिर आपको रीलॉग इन करना पड़ेगा। बाकी सब बच्चों को स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो यस लिखो एक बार। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने औजार सब निकाल के रखो भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, सुस्ती नहीं बिखारनी है। कुछ बच्चे बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहते। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई सब लोग एक्टिव रहो, क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो मेरे को लगेगा कि आप एब्सेंट हो, फिर आपकी खामखा एब्सेंट चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, इसके लिए मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। आर वन टू एन आर अपॉन आर फोर प्लस आर स्केयर प्लस वन, इसको सॉल्व करो। वीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है, वीएन मेथड और टेलीस्कोपिक। अच्छा, इसको टेलीस्कोपिक भी बोलते हैं ना, टेलीस्कोपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको टेलीस्कोपिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़ी सी सीरीज फाइनली दो टर्म्स में रिड्यूस हो जाती है। तो वही वाली बात है ना, टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं, बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा देख सकते हैं। तो एक्चुअली में बहुत बड़ी सी चीज जो होती है वो हमें बहुत छोटी दिखती है। ठीक है, तो बहुत बड़ी सी सीरीज जो होगी हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करके बहुत छोटी सी टर्म्स में ले आते हैं, फाइनली दो टर्म्स या चार टर्म्स में रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए इसका नाम टेलीस्कोपिक सीरीज भी है। सीरीज तो क्या होता है, सीक्वेंस के बीच में आप साइन लगा दो, प्लस माइनस के साइंस लगा दो। तो जनरली हम जो पढ़ रहे हैं उसमें समेशन है तो प्लस के साइंस है, ये सीक्वेंसेस हैं, उनके बीच में प्लस के साइन के कारण ये सीरीज बन जाती है। क्योंकि एक बहुत बड़ी सीरीज छोटी सी सीरीज में रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक सीरीज बोला जाता है। अब इसको सॉल्व करो सब लोग और आंसर बताओ क्या आ रहा है।
किसी की आई, आंसर आया किसी का? कुछ रिड्यूस हुआ तो बताओ, टाइप करो या माइक ऑन करके बोलो। चलो मैं बताता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा किसी से हो रहा है। किसी ने कुछ सोचा हो, माइक ऑन करके बताओ किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। सर नीचे वाली टर्म को फैक्टराइज करके देख रहे थे। हाँ तो वो सर वो फैक्टराइज ना हो जाएगी। R4 को मतलब R² को x मान लिया, तो वो x² प्लस x प्लस 1 हो गई। फिर नीचे प्लस फिर माइनस x करके x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस x बना लिया। हाँ उसके दो फैक्टर आ जाएंगे, और फिर उसके उसके बाद बाद सर दो उस R² पुट करके a² माइनस b² से दो फैक्टर्स आ गए। अब हाँ फिर सर उसके उसके बाद बाद कर ही रहे थे, बस इतना ही किया अच्छा अभी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तनीषा, इट हैज रिड्यूस टू आर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स के, नहीं नहीं, आपने तनीषा गलत रिड्यूस किया है इसको। देखो ये तो आपको याद होना चाहिए, 9th-10th में आपने ये पढ़ा होगा। R4 प्लस आर स्केयर प्लस 1 जो है, इसके दो फैक्टर होते हैं, आर स्केयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्केयर माइनस आर प्लस 1। ये कैसे आते हैं ये फैक्टर? जैसे अभी विधि ने भी बताया, इसमें आप आर स्केयर ऐड कर दो और आर स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो R4 प्लस आर स्केयर प्लस 1 है, इसमें आर स्केयर ऐड कर दिया, आर स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस टर्म विल बिकम आर स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस आर स्केयर, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, आर स्केयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्केयर माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगी। तो ये दो फैक्टर वही हमने उसके फैक्टराइज कर लिया, R4 प्लस आर स्केयर प्लस 1 में क्या किया, आर स्केयर ऐड कर दिया और आर स्केयर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बन जाएगा R4 प्लस 2 आर स्केयर प्लस 1 माइनस आर स्केयर, तो बन जाएगा आर स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस आर स्केयर। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले से ये दो फैक्टर बन गए, ठीक है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 to N, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी आर स्केयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्केयर माइनस आर प्लस 1। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, हाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 2R। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसको आप सिग्मा के बाहर भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ R1 to N, ये आ जाएगा आर स्केयर, आर था ना साथ में इसके, ये आर है, ये आर यहाँ पर है ऑलरेडी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दिया, तो आर आर स्केयर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्केयर माइनस आर प्लस 1, समझ आया, डिवाइडेड बाय आर स्केयर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्केयर माइनस आर प्लस 1। यहां तक बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? ये जो स्टेप है यहां तक ऑल क्लियर हो गया? लिख दो एक बार। मैंने क्या किया, नीचे वाले टर्म को फैक्टराइज कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस 2R बन रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
और फिर उसके बाद क्या किया, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना दिया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे r1 to n, इसको स्प्लिट करोगे तो ये टर्म क्या बनेगी, 1/r² माइनस r प्लस 1, लवीश ने सही लिखा है, -1/r² प्लस r प्लस 1, ये टर्म बनेगी। ठीक है जी, ये टर्म बन गई। अब हमारे पास जब ये टर्म बन जाएगी तो अब क्या होगा, नहीं हाफ नहीं आएगा, अभी देखो सुनो, एन टर्म तक निकालना है ना। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी देखो इसमें यहां तक ले आओगे तो ठीक है, इसके बाद अभी भी आपको एक चीज जरूर चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि अगर ये एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ आर प्लस 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये आर प्लस 1 नहीं बना तो गड़बड़ है ना, तब तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि अगर ये टर्म एफ ऑफ आर है, क्योंकि ये छोटी टर्म दिख रही है मैग्नीट्यूड में, उसमें प्लस आ रहा है, तो ये टर्म एफ ऑफ आर प्लस 1 है कि नहीं है। ठीक है, या एफ ऑफ आर प्लस 2 ना बन रही हो, तो इसीलिए ये चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम चेक करते हैं अब। तो लेट्स से इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, अगर मेरा एफ ऑफ आर है 1/r² माइनस r प्लस 1, तो एफ ऑफ आर प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, r की जगह r प्लस 1 लिख देंगे, तो 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया इसको। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, समझ रहे हो, आर की जगह आर प्लस 1 डाल के चेक कर रहे हैं, r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस r माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, r² प्लस r प्लस 1, ये टर्म आ जाएगी। इसका मतलब है अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 होगा। अब जैसे आपने दिन में पढ़ा हुआ है कि भाई अब ये एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस 1 बन रहा है, तो क्या करोगे, 1 इसमें जाएगा और इन इसमें जाएगा। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है उसने मतलब दिन का लेक्चर मिस किया होगा मॉर्निंग वाला, उसको वो जाके देखना पड़ेगा, n² प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1, ये टर्म आ जाएगी। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n² प्लस n प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब बताओ भाई, कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो इसको। अंकित ये कौन सी इमोजी भेजे जा रहा है भाई तू, ये मेरे इसमें तो आ नहीं रही यार, अच्छी है ये इमोजी भी। तो ठीक है, वट एवर, बढ़िया थी, मतलब क्लियर हो गया सबको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। सबको कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो अभी तक, बताओ मुझे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम 58। अब देखते हैं कौन करता है इस प्रॉब्लम को। यह हमारे पास आ गया, सम ऑफ n टर्म्स r1 to n 1 डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू r प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारी आर टर्म है। सॉल्व करो इसको, जल्दी से आंसर बताओ। करो करो इसको, ट्राई करो सब लोग। सर इसका आंसर 1/3 इंटू 1/6 माइनस 1/3 इंटू r1 r प्लस 1 इंटू r -1 प्लस 1 बाय प्लस r प्लस
1/3 into r plus 1 into r plus 2 into r plus 3. बेटा r नहीं आएगा ना, क्योंकि Sorry sir, n आंसर n 1 और n में आएगा। आंसर 1 sir मतलब n कांस्टेंट आएगा। और n में आएगा। हाँ हाँ हाँ, r नहीं आएगा हाँ सर उसमें। n आएगा, एक बार n आप आएगा, वो गलती इसको, से बोल दिया। हाँ हाँ, क्या दोबारा बोलो फिर, क्या आंसर आ रहा है आपका? 1/3 1/6 into 1/18 minus 1/3 into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3. थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। क्या किया आपने, बताओ एक बार, मेथड बताओ, मेथड कैसे किया आपने? सर सबसे पहले हमने r into r plus 1, ये जो है इसमें r plus 3 minus r वो- upon 3 कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, यही करना है। फिर हमने अलग अलग की टर्म्स तो आया 1/3 into r plus 1 into r plus 2 minus 1/3 into r plus 1 into r plus, सॉरी सर n आएगा आपका जहाँ नाम पे क्या है भी। बेटा? आपका नाम क्या है खुशी, बेटा? खुशी खुशी, गुप्ता। ओके ठीक है। अभी अभी चलो एक बार रुको, आपने पहला स्टेप सही किया है, मेरे को लग रहा है उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। आदित्य ने सही, आदित्य तुमने हटा दिया, आपका आंसर मेरे को सही लग रहा था वैसे। चलो देखते हैं। R1 to N जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैच है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जैसे हमने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम किया था R+1 R+2 वाला किया था, जो मॉर्निंग में किया था। इसमें क्या करना है आपको, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाना है। तो अगर आप एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाओगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 से डिवाइड कर दिया और एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बना लेते हैं, R+3 माइनस R, और डिवाइड में हमने लिख दिया R+1 R+2 R+3। ये ट्रिक हमने मॉर्निंग में सीखी थी कि हम एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करोगे आप, जब आपने एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बना दिया, अब अलग अलग करो इसको। R1 to N अगर मैं अलग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/R R+1 R+2, ठीक है, क्योंकि R+3 कट जाएगा, माइनस 1/R+1 R+2 R+3, ये वाली टर्म आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? अब खुशी टाइप करो, यही बना था आपका कि नहीं बना था? ये टर्म किस किस का बन गया यहां तक, वो चैट बॉक्स में लिखो। वरुण का बन गया, ठीक है। और किसी का भी नहीं बना? प्रियांशु, कृतिका, प्राची, नवदीप, ठीक है। खुशी, अच्छा खुशी आप आंसर लिख रहे हो अभी ना, चलो ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ शायद हो सकता है आपका आंसर सही हो। आदित्य का आंसर 1/3 कुछ आ रहा है, ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये बन गया हमारा, तो ये टर्म बन जाना चाहिए था आपका। अगर ये अब आपका f(r) है तो ये आपका f(r+1) बन जाएगा, ठीक है। अब खुशी शायद आपका आंसर सही है, अभी देख लेते हैं एक बार। अगर ये आपका f(r) है तो ये आपका f(r+1) बन गया ना, क्यों? क्योंकि r की जगह r+1 गिरोगे ये टर्म आ जाएगी, R+1 R+2 R+3। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। देखो अभी इधर ध्यान दो, अब अगर वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इसमें जाएगा और n इसमें जाएगा, ठीक है। तो 1 इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 × 2 × 3 आएगा ना, क्योंकि ये बनेगा 1 × 2 × 3, माइनस इसमें n पुट करोगे तो क्या आएगा, n+1 × n+2 × n+3, ठीक है, ये वाली टर्म बन जाएगी। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, 1/18 माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ n+1 × n+2 × n+3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो खुशी का आंसर सही है एकदम, आदित्य का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आई गेस। तो ये इसका फाइनल आंसर है, जो खुशी बता रही थी एकदम सही बता रही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया दीपल। सबका, सबके मतलब सबको देखो, आपको अब क्या करना है, जैसे आप 11th में आते हो ना, 10th में थोड़े से प्रॉब्लम इजी रहते हैं, तो 11th में क्या है, पहले तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगेगा,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ट्रिक्स हो रहे होंगे, वो ट्रिक्स लगाने हैं, फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपने कई कई बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, 5 मिनट इसी में लग गए उनको ये सोचने में कि भाई ये बनाना है, या 2 मिनट इसमें लग गए। जब ये बना लिया उसके बाद भी फिर हो सकता है ये लिखने यहाँ तक आगे, उसके आगे नहीं पहुंचे। तो आपको ना फाइनल आंसर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना बेटा। चलो ठीक है, अब एक और अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अभी ये इसमें नई ट्रिक है, देखते हैं कौन सोच पाता है। मतलब सोचना बहुत ही मुश्किल है, देखते हैं, पर फिर भी फिर जब मैं बताऊंगा तो आप हो सकता है कर लें उसको। अभी तो सोचना मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट स्टिल इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, बस इतना ही प्रॉब्लम है। इसको ना एक तो तरीका है समेशन से करने का, वो अभी उससे नहीं करना है, अभी हमें इसको करना है वीएन मेथड से। वीएन मेथड मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जो समेशन वाला तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सबको आता ही होगा। मेथड वन बड़ा सिंपल सा है वो तो, कि हम क्या करेंगे, एस एम को लिख देंगे आर वन टू एन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा आर स्केयर प्लस थ्री आर प्लस टू। तो आर इंटू आर स्केयर प्लस थ्री आर प्लस टू। तो अब इसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आर वन टू एन, ये बन जाएगा आर क्यूब प्लस थ्री आर स्केयर प्लस टू आर। अब हमें समेशन स्प्लिट करना आता है, तो हम इसको लिख देंगे समेशन आर क्यूब प्लस थ्री समेशन आर स्केयर प्लस टू समेशन आर। तो समेशन आर क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्केयर, ठीक है, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको कॉमन कॉमन निकाल के जो भी हमारा रिक्वायर्ड टर्म होगी वो बन जाएगी। तो ये तो हो गया जब मैंने इसको समेशन की हेल्प से किया। अब आपको याद है कि हमने आपको समेशन के फॉर्मूले समेशन वन समेशन आर स्क्वायर समेशन आर क्यूब तक बताए हुए हैं, उससे आगे के बताए नहीं हुए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अभी हमें इस मेथड से तो हमें आता है ये करना, बट अब हम इससे नहीं करना चाह रहे हैं। अब हम इसका मेथड टू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेथड टू हमारा जो है वो क्या है, वीएन मेथड। मैं अभी हो बताता गया, हूँ एक बार। तो आर हो वन गया टू वीएन एन में तो। हमारे वीएन मेथड से हो गया। अच्छा अभी रुको एक मिनट, आर यस प्लस सर। टू, तो इसको वीएन मेथड से करना है इसको। अभी बेटा मैं आपको बोलता हूँ तब आप बोलना एक बार, ठीक है। तो इसको वीएन मेथड से करना है, तो बाकी बच्चे एक बार ट्राई करो। किसका हो गया बेटा, नाम बताओ अपना। खुशी। खुशी, ओके बेटा वेट करो अभी एक मिनट। बाकी बच्चे एक बार ट्राई कर लें। मेरी स्क्रीन और आवाज किसी और को भी लैग करती हुई दिख रही है? जिसको भी स्क्रीन में और वॉइस में प्रॉब्लम है वो एक बार चैट बॉक्स में लिखो। दो बच्चों को अभी प्रॉब्लम है, बाकी किसी को प्रॉब्लम है तो लिखो एक बार। आप बेटा आप दोनों को जिनको प्रॉब्लम है एक बार ना, स्क्रीन प्रॉब्लम, ओके। हो सकता है अभी कभी कभी नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं, मेरे एंड पे भी आ जाता होगा। ठीक है चलो, अब इसको ट्राई करो। अब लवीश आपको स्क्रीन दिख रही है? वरुण सही आंसर नहीं है आपका। अच्छा आप उसको फर्स्ट टर्म लिखने को बता रहे हो? हाँ फिर सही हो जाएगा। सही कह रहे हो, अगर फर्स्ट टर्म लिखने को बता रहे हो ना, जो इसको ओपन अप करना है, तो उससे सही हो जाएगा। बट फाइनल आंसर ये नहीं होगा, फाइनल आंसर कुछ और आएगा। हाँ ठीक है। खुशी आप भी ऐसे बता रहे हो जो वरुण ने लिखा है? नहीं सर, जैसे सम जो बता रहे हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री बाई फोर। हम्म, हाँ एकदम करेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, बाकी बच्चों को एक बार ट्राई करने दो।
ठीक है, ओके। वरुण आप बताओ, आपने ऐसा क्यों किया? ये आपको कैसे स्ट्राइक किया कि ऐसे करना चाहिए? एक बार n+3 एक बार n-1 लिखना। वरुण माइक नहीं है तुम्हारे पास? टू फॉर्म vn एंड vn-1। ओके, खुशी आप बताओ बेटा, खुशी आपने क्या किया बताओ एक बार। सर हमने n+3 प्लस मतलब जो टर्म है उसमें n+3 -n-1 कर दिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? सब vn और vn-1 बनाने के लिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे अगर आप अभी डायरेक्टली तो ये vn मेथड नहीं बन रहा है, अब हमें क्या करना है, बाकी सब बच्चे ध्यान से सुने, हमें f(r+1 - f(r) जैसी टर्म बनानी है। ठीक है, f(r+1 - f(r), तो उसको बोलते हैं ना, जैसे f(r - f(r-1) भी बोल सकते हो। जैसे ये बच्चे vn मेथड जिसको बोलते हैं, vn जो होता है वो टर्म को डिनोट करता है, तो vr - vr-1 बना लो, या vn - vn-1 बना लो। तो वही मतलब है कि हम f(r+1 - f(r) बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक इसके आगे वाली टर्म सोचोगे, r+2 के आगे वाली टर्म, और एक इसके पीछे वाली टर्म सोचोगे। ठीक है, तो r+1 r+2, एक इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, r+3। वो इसका ट्रिक है, जिन दोनों बच्चों को पता है, बाकी बच्चों को नहीं पता है। वो क्या है कि वो इसके आगे वाली टर्म अगर मैं बनाऊंगा वो बनेगा r+3। तो r+2 के आगे वाली टर्म कौन सी है, r+3। r के पीछे वाली टर्म कौन सी है, r-1। तो ये हमने क्या किया, एक इसके आगे वाली टर्म बना ली और एक इसके पीछे वाली टर्म बना ली। ठीक है, अब क्या होगा, ये टर्म क्या बनेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म एक्चुअली में 4 है। r+3 - r+1 क्या है, 4 है। तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है और 4 से आपने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? तो मैंने एक्चुअली में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपका SN अब किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ r इक्वल टू 1 to n। पहले गो में आपको अगर ये स्ट्राइक नहीं किया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है ना इसका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं r इंटू r+1, अब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, r+2 इंटू r+3। ठीक है, तो एक टर्म मेरी ये हो गई, और एक टर्म क्या आ जाएगी, r-1 इंटू r+1 इंटू r+2, एक टर्म ये आ जाएगी। तो अब ये हमारी दो टर्म्स हो गई। अगर आप इस वाली टर्म को f(r) मानोगे तो ये टर्म आपका f(r+1) हो जाएगा। कैसे, अब r की जगह r+1 पुट करो, r की जगह r+1 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, r, ये क्या बन जाएगा, r+1, ये बन जाएगा r+2, ये बन जाएगा r+3। ठीक है, समझ आ रहे हैं? अगर इसको f(r) मानेंगे तो ये आपका f(r+1) बन जाएगा। तो आपका SN जो होगा वो आ जाएगा 1/4 r1 to n। एक हमारा, इसको अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं। एक हमारा क्या बन गया, f(r), और एक हमारा क्या बन गया, ये f(r) बन गया, ये f(r+1) बन गया। तो 1 से n में आप क्या करोगे, 1 किस में जाएगा, f(r) में, n किस में जाएगा, f(r+1) में। तो आंसर आएगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 माइनस 1, इसमें पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आया था, खुशी ने एकदम सही आंसर बताया और वरुण का भी सही आंसर आया था, बाकी लोगों का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो नो प्रॉब्लम। अब जिसको ये क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये कंपैरेटिवली एक ट्रिकी प्रॉब्लम था, क्योंकि इसमें एक ट्रिक थी। ठीक है, क्या ट्रिक थी कि भाई एक आगे वाली टर्म सोचनी है, एक पीछे वाली टर्म सोचनी है। एक ऐसे ही प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद एक और बहुत अच्छा प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको। तो पहले एक और प्रॉब्लम ऐसा करो, अब इसका आंसर सबका आ जाना चाहिए।
R1 to n R into R plus 1 into R plus 2 into R plus 3। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर निकालो। जो भी बच्चे आइडल बैठे हैं उनकी मैं एब्सेंट कंसीडर करूंगा, क्योंकि कई बार मैं अटेंडेंस ले नहीं पाता हूं। तो भाई कोई भी आइडल ना बैठे। क्लास रफली कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं ये मैं एक बार देख लेता हूँ। बहुत बच्चे कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस बैठे रहते हैं। 39 स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं अभी क्लास। जैसे अश्मित कभी कुछ नहीं बोलता, अमित रावत 2, बादल सिंह कभी कुछ नहीं बोलता, छायांश कभी कभी बोलता है, ध्रुव मंगला कभी कुछ नहीं बोलता। तो बेटा आपको सबको पार्टिसिपेट करना है। नहीं समझ आता है तो वहां पे ऐसे मतलब शांत नहीं बैठे रहना है, उसको बताओ कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम करो, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है? ठीक है, अभी ये वाला प्रॉब्लम भी बेटा सेम वैसा ही प्रॉब्लम है दीपल, अभी ये भी सेम ही प्रॉब्लम है, इसको भी आप सुनना, भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। करना क्या है, हमें वीएन मेथड बनाना है। देखो वीएन मेथड में क्या है कि आपको ये बनाना है कि एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर बने। आपको डिफरेंस बनाना है टर्म्स का। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन दी जाएगी आर की टर्म्स में, उससे एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर बनाना है। उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक लगेगी। ठीक है नवदीप, अभी इस प्रॉब्लम को देखना, इसमें भी हम क्या करेंगे। बाकी लोगों को ये समझ आ रहा है क्या करना है इसमें? जल्दी से आंसर बताओ इसका, फिर जिन बच्चों को नहीं समझ आता मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। खुशी का हो गया, अंकित का हो गया, ठीक है, खुशी भारद्वाज का भी हो गया, विधि का भी हो गया। आंसर निकालो बेटा, आंसर निकालो जल्दी से। अब एक आंसर आ गया, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस, ठीक है बहुत बढ़िया। उमंग का भी आ गया, ठीक है। देखो अभी मैंने जिन बच्चों को अब इससे प्रीवियस प्रॉब्लम भी नहीं समझ आया था, उसमें क्या था, r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 था। अब इसमें r प्लस 3 आ गया है। ठीक है, अब इसको समेशन से करने में हमें हमारे को क्या होगा ना, टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें समेशन r4 बनेगा, उसका समेशन हमें फॉर्मूला याद नहीं है। हमें तो समेशन r स्क्वायर समेशन r क्यूब तक का फॉर्मूला पता है, समेशन r4 का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, इसलिए इसको बेटर हम वीएन मेथड से करें। अब वीएन मेथड की ट्रिक क्या है सुनो भाई, अब सब लोग दोबारा से, जिसको नहीं समझ आया था, एक इसके आगे वाली टर्म सोचो, एक इसके पीछे वाली टर्म सोचो, क्योंकि उन दोनों का हम डिफरेंस बनाएंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगा। तनीषा ये आपने सही नहीं लिखा है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये, हाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो सही है। प्राची का भी सही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस 1, जिसको नहीं समझ आया था देखो भाई इधर ध्यान दो, r प्लस 3। अब एक इसके आगे वाली टर्म सोचो, वो क्या है r प्लस 4। एक इसके पीछे वाली टर्म सोचो, वो क्या है r माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस बनाओ। तो जब आपने इन दोनों का डिफरेंस बनाया तो देखो आर आर तो कट जाएगा ना, इसका मतलब आपने इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, अब इसको ओपन अप करो, तो क्या आएगा 1/5 टाइम्स ऑफ r1 to n r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 3 इंटू आर प्लस 4। एक सीक्वेंस ये बनेगा हमारे पास, मतलब एक टर्म ये बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, एक इसकी डिफरेंस वाली बनेगी, वो क्या बन जाएगी, उसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, r माइनस 1 इंटू दिस टर्म, r माइनस 1 सबसे छोटी टर्म है इसीलिए उसको पहले लिख दिया, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, ये बन गया टर्म हमारा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर आपका एफ ऑफ आर है, जो 5 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 है। कैसे, आर प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आर प्लस 1 माइनस 1 आर आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे आर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एस एन आ गया हमारे पास। अब इसमें एन ये डिसाइड करना है 1 किस में जाएगा, एन किस में जाएगा, तो एन बेटा इसमें जाएगा पहली टर्म में, तो 1/5 टाइम्स ऑफ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4। 1 इसमें जाएगा, 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो
इन प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स हैं छोटे छोटे ना, वो ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे जब नीचे वाले टर्म्स में प्रोडक्ट था, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट था, तो आपने एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस लिया था। यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है तो आप क्या कर रहे हो, जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनका डिफरेंस बना रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे था r इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, इसमें क्या किया हमने, एक्सट्रीम टर्म r प्लस थ्री और r है तो इसके एक आगे की टर्म लिखी, एक इसके पीछे की टर्म लिखी, वो डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली हमने, फिर हमारा bn मेथड बन गया। अब किसी को कोई दिक्कत, दीपल नवदीप आपको अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, नवदीप क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, आप देखते हैं ये कौन करता है। ये हो गया प्रॉब्लम 60, प्रॉब्लम 61। प्रॉब्लम 61 है मेरे पास, r1 to n r अपॉन r प्लस वन का फैक्टोरियल। करो इसको सॉल्व करो। अश्मित तुम्हें क्लियर है? करो इसको सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो सब लोग। जलज तुम प्रेजेंट हो क्लास में? जलज गोयल? किसी का आंसर आए? किसी का भी नहीं आया अभी तक? देखो फैक्टोरियल मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, सुनो सब लोग। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
सो 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। नहीं प्रियांशु सही नहीं है, ये फैक्टोरियल है नीचे, r प्लस वन थोड़ी है, फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आपको ये बताया था कि r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, r प्लस वन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये वाला ही रिजल्ट इसमें यूज करना है दोबारा से जो हमने ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस समेशन को, समेशन ऑफ r वन टू n, r की जगह मैंने लिख दिया r प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा। नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो ये बनेगा r प्लस वन, ये पहले ये बताओ, r की जगह मैं लिख सकता हूँ r प्लस वन माइनस वन, वन ऐड कर दिया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेपरेट आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r वन टू n, ये टर्म आ जाएगी r प्लस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, तो r प्लस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब मेरे पास ये टर्म आ जाएगी r वन टू n। अब r प्लस वन अगर आप कैंसिल करोगे, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया r प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, r प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस वन बाय r प्लस वन फैक्टोरियल। r को लिखा, r प्लस वन माइनस वन अलग अलग कर दिया। अब r प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपको ये बताया हुआ ना, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फोर फैक्टोरियल। तो r प्लस वन होल फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो r प्लस वन फैक्टोरियल को लिख दिया r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, ये r प्लस वन से ये r प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, r वन टू n, वन डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय r प्लस वन का फैक्टोरियल। ये टर्म बन गई अब हमारे पास। अब क्या हो गया, अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका क्या बन रहा है, एफ ऑफ आर प्लस वन बन जा रहा है, देखने पे ही समझ आ रहा है। तो वन इसमें जाएगा और एन इसमें जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, वन डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो वन फैक्टोरियल वन होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है आदित्य, वहां पे एन आएगा तो आपका आंसर सही हो जाता, मेरे को लगा आपने आरएच टर्म लिखी है, अगर यहाँ पे एन होता तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, सबको ये क्लियर हो गया, ऑल क्लियर कर दो एक बार, किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये हो गया प्रॉब्लम 61। प्रॉब्लम 62, एस एन इसमें दिया हुआ है 8/5 प्लस 16/65 प्लस 24/325 प्लस, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ इसकी, एक मिनट रुको, कैलकुलेट करके लिखने पड़ेंगे। तो ये बनेगी 32 डिवाइडेड बाय 1025 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। इसका आपको सम निकालना है यूजिंग वीएन मेथड। ठीक है, इसको होमवर्क में लिख लो, आंसर निकाल के मुझे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भेजना। प्रॉब्लम लिख लो एक बार। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले आपको आरएच टर्म लिखना पड़ेगा। अच्छा प्रॉब्लम है ये, जेई में आ रखा है, तो जेई एडवांस सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम है। आंसर फाइंड आउट करके मत बता देना मुझे, ठीक है। तो इसका पहले क्या लिखोगे आप, इसका आरएच टर्म लिखोगे, फिर आरएच टर्म से उसको वीएन मेथड में कन्वर्ट करोगे, मतलब एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया प्रॉब्लम 62। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है। k 1 to infinity
6 raised to the power k upon 3 raised to the power k minus 2 raised to the power k divided by 3 raised to the power k plus 1 minus 2 raised to the power k plus 1। ठीक है, ये टर्म है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है जब इसके ऑप्शंस हैं 1 2 3 और 4। ये SCQ है। SCQ मतलब कहने का मतलब है जिसका बस एक ही आंसर करेक्ट है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक ही करेक्ट, 4 ऑप्शन है बट एक ही करेक्ट है इनमें से, तो उसको हम SCQ बोलते हैं। अब जिसको अगर वीएन मेथड इसके प्रीवियस चीजें जो बताई गई हैं वो नहीं आती है ना, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको थॉट प्रोसेस ही नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको जो इससे प्रीवियस की चीजें बताई हुई हैं वो सब आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए हो गए। अब 2 प्रॉब्लम हमें और करने हैं इसके वीएन मेथड के, फिर हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम 64 में बता रहा हूँ, ये हमने सीक्वेंस सीरीज की डाउट क्लास में भी किया था। तो इसमें क्या है, S इंफिनिटी इज इक्वल टू R इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 2 raised to the power R minus 1 upon 1 plus 2 raised to the power 2R minus 1। ठीक है, इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बिना आप इस प्रॉब्लम को नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला अगर आता होगा तो ही कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, सुनना सब लोग ध्यान से। वो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ A माइनस tan इनवर्स ऑफ B का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। ये tan के फॉर्मूले से ही आता है, tan ऑफ A माइनस B के फॉर्मूले से ही आता है एक तरीके से। ठीक है, तो अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। तो इस टर्म को अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बता देता हूँ, देखना एक बार। R1 to infinity, ये जेई का ही प्रॉब्लम है, ये इनवर्स के साथ आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 की पावर R इंटू 2 की पावर R माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 2R माइनस 1 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 की पावर R इंटू 2 की पावर R माइनस 1 में। अब 2 की पावर R माइनस 2 की पावर R माइनस 1 अगर आप देखते हो तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर R माइनस 2 की पावर R डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि माइनस 1 को मैं डिनोमिनेटर में लिया। अब t माइनस टी बाई 2 की पावर R को t अगर मानते हो तो t माइनस टी बाई 2 क्या हो जाएगा, t बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर R माइनस 1। कहने का मतलब है जो ऊपर वाली टर्म है 2 की पावर R माइनस 1, ये नीचे वाली दोनों टर्म्स का डिफरेंस है। तो अगर आप अब इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा R1 to infinity tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर R माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर R माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब R1 से इन्फिनिटी अगर लेंगे तो क्या करेंगे, अब ये आपका f ऑफ R अगर बन रहा है तो ये आपका f ऑफ R प्लस 1 बन रहा है। अगर आप इसको f ऑफ R मानते हो तो ये f ऑफ R प्लस 1 बनेगा। इसको अगर आप f ऑफ R माइनस 1 मानोगे तो ये f ऑफ R बन जाएगा। बात वही एक ही बात है, डिफरेंस तो आपके पास 1 का ही आना है इन दोनों में। तो इन्फिनिटी इसमें जाएगा क्योंकि R प्लस 1 है, 1 इसमें जाएगा। तो हमारे पास क्या फाइनली क्या रिजल्ट बनेगा इसका, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, अब इन्फिनिटी का क्या लोचा है, जो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ 1, तो आपको ये सोचना है कौन से एंगल पर tan थीटा 1 होता है। तो आप इसको थीटा मान लो, तो tan इधर tan इनवर्स है उधर जाके tan हो जाएगा, तो tan थीटा 1 अभी ऐसे ही ध्यान में रख लो। ठीक है, ये बात वैसे अगर हम इसको वैसे सोचेंगे ना, एग्जैक्टली सोचेंगे तो आप 12th में सोच पाओगे, क्योंकि इनवर्स 12th में एक चैप्टर है पूरे का पूरा। जैसे आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, वैसे वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है। जो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4। ऐसी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास पाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बताओ मुझे, अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला था इस प्रॉब्लम में, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला आप 12th में वैसे पढ़ोगे, बीच बीच में जहां पे भी मौका मिलेगा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, जिसने डाउट क्लास अटेंड करी होगी तो उसको तो क्लियर होगा, ये था मतलब प्रॉब्लम है आपकी डीपी में। समझ आ गया सबको, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो एक और प्रॉब्लम मुझे करना है, प्रॉब्लम 65।
अब कुछ टाइप के प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट उनका थोड़ा सा हायर वर्जन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको अब देखते हैं एक बार। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। मेरे को एस ऑफ एन टर्म्स निकालना है। मेरे पास सीक्वेंस है 4/1 × 2 × 3 प्लस 5/2 × 3 × 4। ये वाला मैं बताता हूँ अभी आपको। 6/3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स, ठीक है। इसको ए पार्ट मान लेते हैं इसका। ऐसे एक और बी पार्ट लिख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस 7/4 × 5 × 6 प्लस सो ऑन टू 10। अच्छा, इन दोनों प्रॉब्लम में क्या है, हाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियो डाउट क्लास का, हाँ रिकॉर्डेड होगा बट वो ढूंढना पड़ेगा। मैं देखूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो एस एन इज इक्वल टू 1/1 × 2 × 3। ये दो टाइप के प्रॉब्लम है। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो इसका प्रीवियस टाइप है वो आना चाहिए। जैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है ये उस प्रॉब्लम पर बेस्ड है, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी हम सोल्यूशन कर रहे हैं ए पार्ट का, 65 का ए पार्ट। तो उसमें क्या है, पहले तो इसकी जनरल टर्म लिखो। तो एस एन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, R1 to N। डिनोमिनेटर में तो हमें क्लियर है कि क्या आ रहा है, R+1 R+2 आ रहा है। देखो जैसे R को 1 गिरोगे तो 1 × 2 × 3 आ जाएगा। लवीश ठीक है, अगर लैग कर रही है तो आप जस्ट मतलब उसको ना वॉच करते रहो, अपने आप ही वो स्लोली स्लोली ठीक हो जाएगा। और हो सकता है मेरे यहाँ से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो अभी, हो सकता है कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो आप सुनते रहो, उसको कंटिन्यू करते रहो, अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये वाली जो टर्म है, अब मैंने R × R+1 × R+2 लिया। इसमें क्या किया, जैसे अगर आप R को 1 पुट करोगे तो 1 × 2 × 3 आ जाएगा। R को 2 पुट करोगे तो 2 × 3 × 4 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 × 4 × 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब न्यूमरेटर देखो आप, न्यूमरेटर में क्या है, जो जो फर्स्ट टर्म है उसमें 3 ऐड हो रखा है, तो ये R+3 बैठा हुआ है न्यूमरेटर में हमारे पास। न्यूमरेटर में क्या बैठा हुआ है, R+3। देखने पे समझ आ रहा है, हाँ अभी भी बता रहा है। जैसे R को अब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। R को 2 पुट करोगे तो 5। R को 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, आपने TR लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको किसी तरीके से VN में ब्रेक करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, अब देखो मैं कर रहा हूँ इसको। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, R1 to N। R+3 को मैंने लिख दिया R+2 + 1 डिवाइडेड बाय R × R+1 × R+2। एक बार अभी देख लेते हैं बेटा, मेरे को उसका आंसर याद नहीं है, अभी मैं निकाल लेता हूँ फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, R+3 को क्या लिख दिया, R+2 + 1 लिख दिया। तो फिर अब क्या होगा, जब इसको अलग अलग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा R1 to N। R+2 से R+2 कैंसिल हो जाएगा, R × R+1 आ जाएगा। समझ आ गया कैसे, इसको अलग करेंगे तो R+2 कैंसिल हो गया। प्लस साथ में क्या आ जाएगा, समेशन R1 to N 1/R × R+1 × R+2। ठीक है। अब ये दो आपके क्या हुआ क्या, जो आपका एक प्रॉब्लम है वो दूसरे दो प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया, जो आपने इससे पहले पढ़े हुए थे। अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बन रहा है, तो R1 to N R+1 - R/R × R+1 ऐसे ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्सट्रीम्स का डिफरेंस बनाते थे, तो हमें 1/2 चाहिए, तो 1/2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 डिवीजन में आ गया। ऊपर क्या लिख देंगे, R+2 - R/R × R+1 × R+2। तो अब ये क्या बन जाएगा, R1 to N। इसको अलग करोगे तो 1/R - 1/R+1, एक तो टर्म ये बन जाएगी हमारे पास, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R1 to N। इसको अलग करेंगे तो 1/R × R+1 - 1/R+1 × R+2, ये टर्म बन जाएगी। समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। अब ये एक VN हो गया और ये एक VN हो गया, क्योंकि ये अगर f(r) है तो ये f(r+1) बन रहा है, ये f(r) है तो ये f(r+1) बन रहा है।
तो 1 माइनस 1/n+1, एक टर्म तो ये आ गई मेरे पास, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये f(r) है, f(r+1) है, तो 1 × 2 माइनस 1/n+1 × n+2, ये टर्म आ जाएगी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये क्या बन रहा है, 1 + 1/4 बन रहा है एक तो ना, तो 1 + 1/4 इज 5/4 माइनस 1/n+1 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ n+1 × n+2। तो और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर मैच करा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आंसर आना चाहिए। तो कुछ भी थोड़ा सा गलत है शायद कहीं पर आपका। ठीक है, ये बात समझ आ गई। पहले ए पार्ट समझ आ गया, बी पार्ट में क्या है 2r-1। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। अब उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, तो बी पार्ट में कर नहीं रहा हूँ, ए पार्ट सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर कर दो, बी पार्ट आप होमवर्क में कर लेना है इसको। उसी टाइप का प्रॉब्लम है। कहने का मतलब मेरे को आपको ये समझाना था कि जो आपने पहले कुछ प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, जो आपने पहले प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं उनके ऊपर बेस प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सब लोग करो, ये बी पार्ट आप कर लोगे खुद से, 2r-1 है और उसको भी ब्रेक करके ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रॉब्लम 66। अब देखते हैं इसका कौन आंसर बताता है। अब सब लोग इसको छोड़ दो 65 को, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। k = 1 to 360, जेई का प्रॉब्लम है, बताना है इसका आंसर। k = 1 to 360, 1 बाय, अब देखो क्योंकि जेई तो बहुत पुराना एग्जाम है, बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के ना, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए जेई के हमने काफी सारे क्वेश्चन किए इनमें से। ठीक है, तो ये टर्म है मेरे पास 1/1 k × √k+1 प्लस k+1 √k, और k 1 से 360 है, इसका आंसर निकालना है आपको। तो इस टाइप का प्रॉब्लम टेस्ट में भी आ सकता है। करो एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे। सब लोग ट्राई करो, जिसका जो भी आंसर आ रहा है वो इसमें लिख दे। फाइनल आंसर लिखना है, आप उसका मेथड नहीं लिखना है, फाइनल आंसर लिखना है, फिर मैं बताऊंगा इस बच्चे का सही है। जो भी बच्चे क्लास अटेंड करें वो सब लिखें, जिसका नहीं आया वो लिख दो कि नहीं हुआ उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्माना नहीं है। ट्राई करो बेटा दीपल, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। कोई नहीं कृतिका, ट्राई करते रहो ना, ऐसे नहीं कि भाई नॉट एबल टू सॉल्व, अभी तो 1 मिनट ही हुआ है, ट्राई करो, कोई नहीं। बेटा इसमें 1 से 360 है ना, तो आंसर उमंग n की टर्म्स में नहीं आएगा, इसका एक कांस्टेंट आंसर आएगा। वो निकाल के बताओ एक बार।
तुम उमंग प्लस माइनस की गलती भी कर रही हो शायद। देखो आप सब लोगों को ये सोचना है कि भाई ये टर्म से मेरे को वीएन कैसे बनाऊं। वीएन बनाने का मतलब है एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर, ये कैसे बनाना है ये सोचना है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स में ट्रिक्स ब्रिक्स लगानी है, या थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। बताओ आंसर बताओ सब लोग जल्दी से, जिसका भी निकल रहा है। किसी का भी नहीं आया? हाँ 361 का अंडर रूट 19 होता है बेटा। आपका आंसर सही है, 18/19 आता है इसका आंसर। ठीक है चलो देखो करते हैं इसको। देखो अब बाकी सब बच्चे देखो इधर, उमंग ने निकाल लिया इसका आंसर। तो इसको क्या करना था, K1 2 360। अब क्या है ना इस प्रॉब्लम में ऐसा है, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वीएन मेथड में रिड्यूस होकर सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ना अब वो स्ट्राइक करना चाहिए कि यार इसको मेरे को वीएन से करना है। और फिर थोड़ी सी मैनिपुलेशंस हैं, वो मैनिपुलेशंस ना मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको प्रॉब्लम करते करते आएंगी या आपकी प्रायर नॉलेज से आएंगी। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th 10th में, उस वो वही छोटी मोटी चीजें करनी है। देखो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या किया हमने। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे के रूट के प्लस वन है, के प्लस वन रूट के है, तो आप क्या करो रूट के प्लस वन आपका कॉमन निकल रहा है, देख रहे हो। इसको के को क्या लिख सकते हो, रूट के इंटू रूट के। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, के प्लस वन को क्या लिख सकते हो, रूट के प्लस वन रूट के प्लस वन। तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगी, रूट के, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट के प्लस वन। तो ये टर्म बच जाएगी आपके पास। हाँ अंकित सही कह रहे हो। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, K1 2 360 आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे तो के प्लस वन बड़ी टर्म है, रूट के छोटी टर्म है। तो रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट के रूट ऑफ के प्लस वन। अब इसको जब रैशनलाइज करोगे तो रूट ऑफ के प्लस वन प्लस रूट के को इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के से। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये वाली टर्म क्या है ए प्लस बी, ये टर्म क्या है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो आ जाएगा के प्लस वन माइनस के, तो ये वाली वैल्यू वन के बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के वन से लेके 360, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ के प्लस वन माइनस रूट के डिवाइडेड बाय ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो वन हो गया, वो तो हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के प्लस वन। ये टर्म बच गई। अब आप स्प्लिट कर लो, बस क्वेश्चन खत्म है आपका। K1 से 360, ये टर्म क्या बन जाएगी, वन बाय रूट के माइनस वन बाय रूट ऑफ के प्लस वन। ये टर्म बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, के को वन पुट करते हैं इसमें। के वन किस में जाएगा, ये एफ ऑफ के है आपका, और ये आपका एफ ऑफ के प्लस वन है। तो फर्स्ट टर्म इसमें जाएगी, 360 इसमें जाएगा, तो आ जाएगा वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ 361। क्या जाएगा वन माइनस वन बाय 19। तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 18/19। ये इसका आंसर है। अब बताओ भाई, जिस जिसको क्लियर हो गया है वो ऑल क्लियर कर दो यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। ये इसका आखिरी टॉपिक है, तो इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो जितना भी आज हो पाता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ए एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी। चलो अब सुनते हैं, समझना आप ध्यान से। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारे पास है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, फिर इन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पहले हमने बताया हुआ है कि दो नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन क्या होता था। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a कॉमा बी इज a प्लस बी बाई टू। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a कॉमा बी इज रूट ए बी। प्लस माइनस भी ले सकते हो आप, जनरली हम प्लस वाला लेके चलते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स a बाई बी a कॉमा बी इज 2 अपॉन 1 बाई a प्लस 1 बाई b। सो दिस कम्स आउट टू बी 2ab अपॉन a प्लस b। इतना हम सबने पहले पढ़ा हुआ है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन अगर हम तीन नंबर्स का लेते हैं ए बी सी, तो वो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी कम्स आउट टू बी ए बी सी का प्रोडक्ट होल पावर 1 बाई 3। हार्मोनिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी सी कम्स आउट टू बी 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं कि भाई इनइक्वालिटी, ये जो हमने टॉपिक लिया है एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी, ये है क्या वाकई में। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले हम दो के लिए चेक करेंगे, फिर 3 4 5 6 ऐसे कितने भी नंबर्स के लिए इनइक्वालिटी को हम होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या है। arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic mean for n positive real numbers। किसी भी n पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स अर्थमेटिक मीन, ये प्रूफ भी हो जाता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसमें जो इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी होल्ड्स, ये इक्वालिटी आ रही है ना, क्योंकि ग्रेटर देन तो आ ही रहा है, इक्वालिटी आ रही है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल, ऑल द नंबर्स आर इक्वल। इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब सारे नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल। मतलब मान लो आप और 2 और 3 पे अगर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे तो इक्वालिटी नहीं आएगी। बट 2 और 2 पे लगा दोगे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो उसमें इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, इफ नंबर्स आर नॉट इक्वल, इफ नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन आएगा, उसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को देखते हैं कि भाई ये डिराइव कैसे होगा और इसमें और क्या क्या रिजल्ट्स हैं, तो वो अब हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, फॉर से टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, फॉर से टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, दो नंबर्स के लिए पहले चेक करेंगे, फिर तीन के लिए, फिर चार के लिए, ऐसे आपको बताएंगे। तो दो नंबर्स के लिए क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये मुझे चेक करना है, और ये कब हम चेक करेंगे, जब a और b क्या होंगे, पॉजिटिव। क्योंकि a और b पॉजिटिव हैं तो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे अंडर रूट नेगेटिव नहीं लिया। तो इन जनरल हम ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव ले लोगे तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से तो हमेशा ही बड़ा हो जाएगा, फिर इनइक्वालिटी का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो सबसे पहले मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए चेक कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि भाई am, ये am है आपका, ये आपका gm है, और ये आपका hm है। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि भाई am gm से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
दो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए एम जीएम से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो 2a क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा a प्लस बी, क्योंकि पॉजिटिव टर्म है उधर चली जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं करेगी, माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सही लिखा हुआ है एकदम ये। फिर a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, अगर ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो रूट ए रूट बी डिफाइंड भी हो जाएंगे, उनका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, जो लास्ट स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी, ये स्टेटमेंट भी सही होगी और ये स्टेटमेंट भी सही होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कर रहे हैं तो उससे कंक्लूजन क्या आ रहा है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, विच इज ऑलवेज ट्रू। मतलब a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। ये इनइक्वालिटी भी हमेशा ट्रू होगी। अब आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी, यहां से देख के आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई ए और बी का पॉजिटिव होना नेसेसरी है। अगर ए और बी पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, तो रूट ए और रूट बी हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो वो जो इक्वेशन है या ये जो इनइक्वालिटी है, ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ए और बी को पॉजिटिव होना जरूरी है। वन मोर थिंग, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब इक्वल टू जीरो होगा। तो आप जानते हो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो कब होगा, कब होगा, जब रूट ए माइनस रूट बी जीरो होगा। इससे क्या कंक्लूजन आ जाएगा, ए इक्वल टू बी कंक्लूजन आ जाएगा, रूट ए इक्वल टू रूट बी, वहां से कंक्लूजन आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो इक्वालिटी ओनली होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ द रियल नंबर्स आर इक्वल। इक्वालिटी होल्ड्स इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? तो आपको ये समझ आ गया होगा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब ये चेक कर लेते हैं कि भाई जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम है फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉट, फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसके लिए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये देख लेते हैं। तो जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी, बिकॉज a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी इस केस में हम जीरो नहीं मान रहे, जीरो इसीलिए नहीं मान रहे क्योंकि उस केस में हार्मोनिक मीन डिफाइन नहीं होगा। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन तो डिफाइन हो जाएंगे, बट हार्मोनिक मीन डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय रूट ए बी। तो अब आपको समझ आ गया, तो सेम वही स्टेटमेंट बन गई, a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, तो बन गया, देखने पे समझ आ रहा है। तो ये टर्म बन जाएगी रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो सेम इस केस में वही स्टेटमेंट आ गई हमारे पास कि भाई ये तो टर्म हमेशा ही क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। इक्वल टू जीरो कब होगी, जब a इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये कंक्लूजन अब निकल कर आ जाएगा इन दोनों स्टेटमेंट से कि भाई हमारा एम जो है वो हमेशा जीएम से बड़ा है और वो हमेशा एचएम से बड़ा है फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो अब हमने टू पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इसको चेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए अगर मैं इस इनइक्वालिटी को लगाता हूँ, उसका जो डेरिवेशन होता है वो एक इनइक्वालिटी होती है, उससे होता है जेनसन इनइक्वालिटी बोलते हैं। वो हम शायद ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसको सीखें, तो मैं तभी आपको वहां पे इसका डेरिवेशन बताऊंगा। फॉर, हम लिख लेते हैं बट ये फॉर थ्री और मोर पॉजिटिव रियल नंबर्स, obviously am is always greater than equal to gm is greater than equal to hm, और जो इसका डेरिवेशन है that is using Jensen's inequality, ये हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हमें याद रखना है, बहुत बार यूज होगा तो कभी ना कभी आपको अपने आप ही स्ट्राइक कर जाएगा कि हमने कॉपी में लिखा हुआ है, तो जैसे जेनसन इनइक्वालिटी आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको हमें डिराइव करना है, तो मैं आपको डिराइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो होता है बहुत मजा आता है उसको डिराइव करने में भी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो गूगल करके देख सकता है, हाउ टू डिराइव एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम यूजिंग जेनसेंस इनइक्वालिटी। ठीक है, राइट नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूँ। तीन नंबर्स के लिए अगर मान लो मेरे को ये लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या लिखेंगे, ए बी सी की पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये तीन नंबर्स के लिए हो गया। अच्छा, मान लो अगर आपको चार नंबर्स के लिए लिखना है, अच्छा इक्वालिटी के लिए एक चीज देखो, इसमें भी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लो आप, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a/3 a आ जाएगा। बीच वाली टर्म जीएम में देखो, a इंटू ए क्या आ जाएगा, a क्यूब की पावर 1/3 वो भी a आ जाएगा।
ठीक है, इधर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/1/a प्लस 1/a प्लस 1/a, तो 3/3/a कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो देखने पे समझ आ रहा है कि ये तीनों टर्म a के बराबर बन जाएंगी अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c आ जाएगा, तो इक्वालिटी उस केस में होल्ड करेगी। 4 नंबर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाय 4, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a b c d की पावर 1/4, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स के लिए हो गया। ऐसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर्स के लिए आप हमेशा ये इनइक्वालिटी को लगा सकते हैं, विच इज am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू hm। यहां तक अब सबको क्लियर हो गया, तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो ऑल क्लियर और यह इमोजी बना दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, बाकी जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप ज्यादा इस चीज को एंटरटेन कर पाओगे कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये हमने तो अभी 2 नंबर्स के लिए इसको डिराइव कर लिया, बट 3, 4, 5 के लिए जेंसन इनइक्वालिटी से डिराइव होता है, तो n नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट हमेशा एप्लीकेबल है और क्वेश्चंस में यूज होता है इसका बहुत ज्यादा ना, अभी देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी, उसका ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट था हमारा for two numbers only, for two positive real numbers only, ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट रहता है g स्केयर इज इक्वल टू a इंटू एच। फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली g स्केयर किसके बराबर रहता है, a इंटू एच के बराबर रहता है। ठीक है, तो g स्केयर इज इक्वल टू a इंटू एच रहता है, तो इसको चेक करते हैं। फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अब अगर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो g उसमें किसके बराबर होगा, रूट ए बी। ठीक है, a किसके बराबर, ये बस ओनली 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो g क्या होता है, रूट ए बी। a किसके बराबर होता है, a प्लस बी बाई 2 के बराबर होता है। h किसके बराबर होता है, 2ab अपॉन a प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, g स्केयर विच इज इक्वल टू ए बी, और आपकी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, a इंटू एच, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, ए बी तो बन जाएगा। तो g स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच एकदम एप्लीकेबल है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं g स्क्वायर इज इक्वल टू एच, बट 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। सो एक स्टेटमेंट इसके साथ एक नोट ये लिख लेते हैं कि g स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच is not applicable for 3 or more positive real numbers। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर ना, उसमें ऐसा होता है कि वो नंबर्स को जीपी में देता है, तो उसके बाद फिर हमें देखना होता है कि वो जो नंबर है जो जीपी में हम दे रहे हैं, तो वो जी स्क्वायर इक्वल टू एच को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें बेटा यही बताया कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर 2 नंबर है तो उसमें क्या हमने प्रूव किया ना अभी, 2 नंबर्स के लिए क्या स्टेटमेंट होल्ड करेगा, a प्लस बी बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अब 3 नंबर्स आएंगे तो उसके लिए क्या होगा, 3 नंबर्स के लिए am क्या हो गया, 3 नंबर्स का a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, abc की पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन क्या हो गया, 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब नंबर्स बराबर होंगे। 4 नंबर्स के लिए क्या होगा, 4 नंबर्स में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू abcd की पावर 1/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखो, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लेते हैं अब मेरे पास क्या है कि कुछ नंबर्स हैं ए आई विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और उन सब ए आई की कुछ फ्रीक्वेंसी है एफ आई। फ्रीक्वेंसी जानते हो आपने,
किसी का माइक ऑन है। आपने फ्री ये जो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपने पढ़ा हुआ ना कि कोई भी एक नंबर है और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, जैसे हम मीन निकालते थे तो कैसे निकालते थे मीन? मीन का फॉर्मूला याद है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन होता था। फिर अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उसको हम क्या लिखते थे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो वो आपका मीन बताता था, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना है, तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मान लो मेरे पास ऐसा हो गया 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है और 2 2 2 2 5 टाइम्स आ रहा है। इसका मान लो मेरे को मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऐसे ये सब निकालने हैं। तो अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे? टोटल टर्म्स कितने हैं? 8 हैं। तो 1 + 1 + 1, एक तरीका तो हो गया, ऐसे लिखोगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय 8, ये इसका अर्थमेटिक मीन है। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो आप क्या बोलोगे? 1 × 3 + 2, ये xi है और ये आपका fi है। तो 1 × 3 + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 3 + 5। समझ आ रहा है सबको? इसको हम क्या बोलते थे? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन, इसको ये तो बोलते थे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, कि भाई जो एक्स आई है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई ले आओ। वो लॉजिकल सी बात है भाई, उसको इतनी बार लिखने से तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अब मान लो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? अब देखना, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। उसकी पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 1/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 + 5। तो क्या ज्योमेट्रिक मीन कैसे आया? 1 की पावर 3, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 + 5। हार्मोनिक मीन कैसे होता था? हार्मोनिक मीन होता है कि भाई उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, फिर उसका एवरेज ले लो, फिर उसका रेसिप्रोकल लो। हार्मोनिक मीन हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं, 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता है 3 डिवाइडेड बाय 1/a + 1/b + 1/c। तो तीनों का रेसिप्रोकल लो, ठीक है, उनका सम लो, उनका मीन ले लो, मतलब बेसिकली 1/a + 1/b + 1/c का मीन ले लो, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। चलो अब मैं ये पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो ए आई है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, और इसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एफ आई के बराबर है, तो इसमें अगर मेरे को ये लिखना है ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे, ए एम कैसे लिखेंगे? A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 प्लस A4 F4 प्लस सो ऑन टू, मान लेते हैं n तक जा रहे हैं, AN FN डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन टू FN। ये मैंने क्या लिख दिया? AM। दिस AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? GM। GM क्या आएगा? A1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? F1 टाइम्स। A2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? F2 टाइम्स। A3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? F3 टाइम्स। AN कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? FN टाइम्स। इसकी होल पावर में क्या आएगा? देखो यहां से ध्यान दो, 1/3 + 5 आया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन टू F5, तो ये इसी पावर में आ जाएगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या आएगा? जो आपकी वैल्यूज थी उनका रेसिप्रोकल फिर उसका मीन, तो हमारे पास आएगा F1/A1 प्लस F2/A2 प्लस F3/A3 प्लस सो ऑन टू FN/AN। ये मैंने उनका रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/A1 मान लो 2 बार आ रहा है, तो आप लिखोगे ना 1/A1 प्लस 1/A1, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या आएगा? डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन टू F ऑफ N, और वो न्यूमरेटर में चला जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन टू F ऑफ N। तो ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अब बताओ भाई, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। अभी 5-10 मिनट और चलेगी क्लास, 2-3 क्वेश्चंस इसके कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कल करेंगे उसके बाद। हार्मोनिक मीन में क्या है? मान लो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जैसे इसके इसका हार्मोनिक मीन लिखना है आपको। इसका हार्मोनिक मीन आप कैसे लिखोगे? ये जो टर्म्स थी ना 1 1 1 2 2 2, तो पहले क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। फिर उसका क्या करना है? मीन लेना है, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका मीन लोगे तो क्या आएगा?
1/1 into 3 plus 1/2 into 5 डिवाइडेड बाय 3 + 5, तो ये 3 + 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 8/1/1 into 3 plus 1/2 into 5, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो f1 plus f2 plus f3 so on to fn, फिर 1/a1 into f1, 1/a2 into f2 so on to 1/an into fn। ठीक है जी, चलो यहां तक बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया जो भी मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब आते हैं इसके और प्रॉब्लम से, अभी कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया अब हमारा, हमें बस अब इसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने हैं। तो प्रॉब्लम 66, एक एएमजीएम एचएम इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स करने हैं, उसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम करना है। तो अभी इसके भी काफी क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। तो प्रॉब्लम 67 करते हैं सबसे पहले। अब थोड़ा सा आपको ना आइडिया लगेगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम है और कैसे करने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरे पास, इफ ai is greater than 0, ध्यान से सुनना, मैं 2-3 प्रॉब्लम करा रहा हूँ इसके अभी ना। फॉर ऑल i belonging to natural number, if ai is greater than 0 for all i belonging to natural number, इसका मतलब जितने भी ai हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड कैपिटल पाई i is equal to 1 to n ai is equal to 1। ठीक है, देन prove that 1 plus a1, 1 plus a2, 1 plus a3 so on to 1 plus an is greater than equal to 2 raised to the power n। ठीक है, आप सुनना इस प्रॉब्लम को ध्यान से। देखो अच्छा, सबसे पहले तो आपको समेशन का मतलब पता है, समेशन का मतलब पता है सब लोगों को। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ समेशन ai i1 to n, इसका क्या मतलब होता था, a1 plus a2 plus a3 plus so on to an होता है, इसका मतलब समेशन का मतलब ये होता है, सबको पता है। अब ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कैपिटल पाई। कैपिटल पाई, ये छोटा पाई नहीं है, कैपिटल पाई है जिसपे लिमिट्स लगे हुए हैं। तो कैपिटल पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, कैपिटल पाई डिनोट्स प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे समेशन क्या डिनोट करता है, सम, सिग्मा क्या डिनोट करता है, सम। कैपिटल पाई अगर उस पर लिमिट लगी हुई है तो वो पाई नहीं होता उसका, वो हम डिनोट करता है मल्टीप्लीकेशन को। तो दिस टर्म इज सेम एज a1 a2 a3 सो ऑन टू an। लिमिट कहां से कहां जा रही है, 1 से n, मतलब ai पहले 1 होगा तो a1 हो गया, फिर i2 होगा तो वो a2 हो जाएगा, i3 होगा फिर वो 3 हो जाएगा, ऐसे in होगा तो वो an हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सारे ai पॉजिटिव दिए हुए हैं, और दिस टर्म सिग्निफाइज a1 a2 a3 a4 सो ऑन टू an का प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 के बराबर दी हुई है। तो मुझे ये प्रूव करना है 1 plus a1 into 1 plus a2 into 1 plus a3 so on to 1 plus an is always greater than equal to 2 raised to the power n। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे करना है। अब एम जीएम इनइक्वालिटी, एम जीएम लग रही होगी, जीएम एचएम लग रही होगी, एम एचएम लग रही होगी, तो कोई भी ऐसी एक इनइक्वालिटी लग रही होगी जिससे ये इनइक्वालिटी हमारी प्रूव हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैं लगा रहा हूँ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, क्योंकि ए आई 0 से बड़ा है तो ए आई 1 के बराबर हो सकता है, इसलिए इक्वालिटी यहाँ पे आ सकती है। तो 1 plus a1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 into a1। ये स्टेप समझ आया सबको। देखो a1 1 के बराबर हो सकता है क्योंकि उसने ये बोला हुआ है a1 इज ग्रेटर देन 0, तो इक्वालिटी इसलिए होल्ड करेगी। अगर मान लो मैं बोल दूं 1 और a1 बराबर नहीं होंगे तो इसमें फिर इक्वालिटी नहीं आएगी, फिर बस इनइक्वालिटी आएगी। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के चलो तो आपको समझ आएगा। ये स्टेप बताओ सबको क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप मैंने कैसे लिखा है, 1 plus a1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 into a1। ये am लिखा हुआ है, दो नंबर मैंने लिए 1 और a1, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1 plus a1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 into a1। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया जो मैं बता रहा हूं। जिस जिसको क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर लिख दो इसमें। ठीक है, चलो देखो, तो अब यहां से क्या आ गया, जिसको नहीं समझ आया ना वो सुनते रहो अभी। 1 plus a1 is greater than equal to 2 under root of a1, ये टर्म आ जाएगी। तो 1 plus a1 is greater than equal to 2 under root a1 आ गया मेरे पास। अब ऐसे ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 plus a2 is always greater than equal to 2 under root a2। तो मैंने क्या किया होगा, ये नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए मैंने अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया होगा, किसके ऊपर, 1 और a2 के ऊपर। ऐसे में क्या करूंगा, 1 plus a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट a3। अब कहां तक जाना है हमें, कहां तक लिखा हुआ है, 1 plus an तक लिखा हुआ है। 1 plus जानते हो जैसे लिखा हुआ है 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन
5 is greater than 3 ऐसा लिखा है। तो हम इन ये सारे लेफ्ट साइड वाली टर्म से लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है वो राइट हैंड सबका प्रोडक्ट into 4 into 5 will always be greater than 2 into 1 into 3 कर रहा हूं। अभी बताओ सबको मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन दिख रहा है और वॉइस क्लियर है? सर स्क्रीन लैग हो रही है। मैं दोबारा से स्टार्ट उसको वो भी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मुझे पता नहीं गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक्चुअली मीटिंग का एंडिंग टाइम था ना 4:30, इसीलिए वो शायद थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आया मेरे ख्याल से। अब देखो आप सबको क्लियर है, मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रहा हूं? एक बार यस लिखो इफ एवरीवन कैन हियर मी क्लियरली। इज इट ओके राइट नाउ? ठीक है, ओके। आदित्य, इज इट ओके? आदित्य 1110। वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी क्लियर हो गया होगा, मैंने रीस्टार्ट कर दिया है इसको ना, तो अब मेरे को लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, यहां से मैं बता देता हूँ। जो ये कैपिटल पाई है I1 to N AI, इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट। तो A1 A2 A3 so on to AN का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर था। ठीक है, ये मैं बता चुका था। फिर अभी देखो, अब आगे हो गया, स्क्रीन पे आ होगा। अभी सबको दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। चलो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो हमारे पास क्या था? A1 A2 A3 so on to AN is equal to 1 आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दो नंबर्स लिए 1 और A1, उसके ऊपर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया। तो 1 प्लस A1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू A1 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ से ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर 1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट A2 भी लिख सकते हैं। 1 प्लस A3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट A3 भी लिख सकते हैं। 1 प्लस AN इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट AN भी लिख सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया कि अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, 4 ग्रेटर देन 1 है, 5 ग्रेटर देन 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड से बड़ी है, प्रोवाइड ऑल दी टर्म्स आर पॉजिटिव, यू कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन सब का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3 सो ऑन टू 1 प्लस AN is always greater than equal to 2 into 2 into 2, ऐसे करते करते n times 2 आ जाएंगे। अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा A1 A2 A3 so on to AN। तो आपकी ये जो टर्म है, जो रिक्वायर्ड टर्म है, वो यही तो है। 1 plus A1, 1 plus A2, 1 plus A3 so on to 1 plus AN is always greater than equal to 2 कितनी बार आएगा? n times, तो 2 की पावर n। A1 A2 A3 so on to AN कितनी बार आएगा? सॉरी, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 आएगा, वो दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, तो अंडर रूट 1। तो इसीलिए अंडर रूट ऑफ 1, इसको हम ये बोल सकते हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया ये। अब देखो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉब्लम था हमारा 67। बस एक, अब एक और प्रॉब्लम और कर रहे हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आप एक बार खुद से ट्राई करो।
कल मॉर्निंग वाले लेक्चर में इसी के ऊपर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छा टॉपिक है. नाउ इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू प्रूव दैट ab plus xy into ax plus by is greater than 4abxy. Okay, and it is given that a is given that if a comma b comma x comma y are positive. ठीक है, तो ये गिवन है. ये प्रूव करना है. जिसका भी ये प्रूव हो जा रहा है वो मुझे बताओ किसे ये प्रूव हो गया. इसमें इक्वालिटी नहीं है तो वो ये मान के चल रहा होगा जिस भी नंबर्स पे वो एमजीएम लगा रहा होगा वो इक्वल नहीं आ रहे होंगे. खुशी का हो गया. ओके, और किसी का? विधि का हो गया. ओके, अच्छा देखो मैं बताता हूं. इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस एक्स वाई, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. ए बी को एक नंबर कंसिडर कर लो, एक्स वाई को एक नंबर कंसिडर कर लो. सो दिस इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू एक्स वाई. लिख सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसको लिखने में. तो दो नंबर मैंने कौन से मान लिए, एक ए बी मान लिया, एक एक्स वाई मान लिया. ये ना आपको प्रॉब्लम देख के समझ आएगा किसको मानना है. तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, ए बी प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी एक्स वाई. एक रिलेशन ही आ गया. इक्वालिटी इसीलिए नहीं ली है क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ए बी और एक्स वाई बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इक्वालिटी यहाँ पे ली नहीं. तो अगर वो क्वेश्चन में कुछ इक्वालिटी ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो. अभी हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इनइक्वालिटी से प्रूव करना है, इसलिए हम इनइक्वालिटी से प्रूव मतलब इसीलिए हमने इनइक्वालिटी ले ली है. मतलब अंडरस्टूड होगा फिर, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, ये वो मान के चल रहा होगा. ठीक है, अगर ए बी एक्स वाई के बराबर हो सकता हुआ तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाती बेटा फिर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टर्म है ax प्लस बी वाई. तो x प्लस बी वाई बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax बी वाई. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी एक्स वाई, क्योंकि प्रोडक्ट में है ये. तो अब इसको आप फर्स्ट रिलेशन मान लो. ठीक है, इसको हमने फर्स्ट रिलेशन मान लिया, इसको हमने सेकंड रिलेशन मान लिया. इनइक्वालिटी में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो. प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी, ए बी प्लस एक्स वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ 2 into 2 is 4, ए बी एक्स वाई रूट हट जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई आ जाएगा. यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया ये. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको जेई वगैरह में आते हैं उसमें प्रूव करने के स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं. वो उसमें ऐसा अभी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम कल देखेंगे. ठीक है, चलो. तो अब आपके पास होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने क्लास में दिए हुए हैं वो हैं. बाकी आपके पास एक असाइनमेंट है और एक आपके पास डीपी भी है. ठीक है, तो इन सबको अच्छे से करो, अदरवाइज टेस्ट आपका काफी अच्छा होने वाला है. अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें. ठीक है, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया हमें प्रोग्रेशन पढ़ते हुए, तो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. क्लास कॉपी आपको और लेक्चर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए तो आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे. अगर आपको क्लास कॉपी और लेक्चर्स अच्छे से नहीं आते हैं तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड. ठीक है, तो जो भी किसी के प्रॉब्लम्स हैं, एक मैं डाउट क्लास रखूंगा, हो सकता है कल ही रख लें हम, तो उसमें आप प्लीज पूछिए. ठीक है, जिसके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे चैट बॉक्स में मैसेज कर दें. ग्रुप में मैसेज नहीं करना है, इसमें चैट बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट टीम में मैसेज करना है. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन.